Hello everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. क्लास 10th सोशल साइंस एग्जाम की तो तैयारी करना है, बस ये है कि जिस तरह से डिमांड कर रही हो उस तरह से तैयारी करी जाए। अब देखिए, अगर हम चीजों को एनालाइज करें ब्रॉडली तो टर्म 1 का एग्जाम जो आपने दिया, टर्म 1 के एग्जाम में आपने सारी चीजें एमसीक्यू बेस्ड पढ़ी। अब ये एमसीक्यू बेस्ड जो आपने पेपर दे के आए और अब टर्म 2 में जब आप एग्जाम देंगे तो दोनों में एक बड़ा डिफरेंस जो है कि टर्म 2 में एग्जाम हमें लिख कर आना है, डिस्क्रिप्टिव है। तो अब जब मैदान बदलेगा तो रणनीति भी बदली जाएगी। अब यहां पर ये जो आपको वीडियो मिलने वाला है, तो एज वी हैव डिस्कस्ड, मैंने आपको पूरी मार्च की प्लानिंग बताई है अपनी, ठीक है। तो मार्च को मजेदार बनाते हैं। चैप्टर आप पढ़ के आए हो, मैं उम्मीद कर रहा हूं। कल ही आपको चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल गया था। वैसे तो चैप्टर बहुत पहले पढ़ा दिया था, लेकिन वो मैं आपको मर्ज करके मैराथन, मतलब सारे जो अलग अलग पार्ट्स उनको एक साथ दे रहा हूं, ठीक है। तो आपने चैप्टर पढ़ा, अब चैप्टर के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस एग्जाम पैक वाली सीरीज में। तो इसी तरह से हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एक एक करके मिलते चले जाएंगे। इन सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझना कि कैसे आंसर लिखा जा सकता है, किस अप्रोच को ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे तो उसी के बाद में हम क्या होगा, उसी दिन जैसे कि आज मनी एंड क्रेडिट हम पढ़ रहे हैं तो मनी एंड क्रेडिट के डाउट्स भी सॉल्व कर लेंगे रात 8:30 बजे स्पेशल क्लास में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ब्रॉडली वो जो टाइम टेबल है वो क्लियर है। क्लियर हुआ? अब यहां पे आज जो हमारे पास चैप्टर है वो है क्लास 10th का मनी एंड क्रेडिट चैप्टर। एग्जाम पैक में हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एक सबसे बड़ा मिथ जो है ना, पहले उसे खत्म करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ नहीं होता है। आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो एवरीथिंग इन दी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। अगर आप चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो तो फिर आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए बनेगा। लेकिन अब जैसी गंगा बहती है वैसे बहना पड़ता है हमें भी, ठीक है। तो उसी तरह से क्या है, उसी तरह से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम चैप्टर को एक बार कंप्लीटली रिवाइज कर लेंगे और आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछने के बाद में आंसर कैसे लिखना है। तो मैं आपको आंसर के हिंट और कुछ क्वेश्चंस जो है जो ओवर दी टाइम मैंने भी ऑब्जर्व किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे भी गए हैं और प्रोबेबिलिटी जिन एरियाज से क्वेश्चन के आने की ज्यादा होती है, इन सारी चीजों को हम क्या करने वाले हैं इस पूरे के पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मनी एंड क्रेडिट की तरफ से निश्चिंत हो जाना, सोशल साइंस की तरफ से निश्चिंत हो जाना। फाइन, इंपॉर्टेंट चीज, तो ये जो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी कि कब क्या आने वाला है। साथ ही साथ क्या है, अनअकैडमी ऐप जो है, तो अनअकैडमी ऐप आप डाउनलोड करेंगे, वहां से आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ठीक है। व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू जस्ट यूज द कोड DIGRAJ दिगराज, ठीक है। अनअकैडमी ऐप पर आपको और भी बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे जो हम डाउट सॉल्विंग क्लास करेंगे तो डाउट सॉल्विंग क्लास आपको कहां मिलेगी, ऐप पर मिलेगी। फाइन, फिर अगली चीज क्या है कि बहुत सारे पोल्स, क्विजेस वगैरह, ये सारे फीचर्स आप ऐप पर एंजॉय कर सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, ओपन एग्जाम्स होते हैं, तो वैसे सीबीएसई मेगा कॉम्बैट होता है क्लास 9th और 10th के लिए। इस एग्जाम में अपीयर कीजिए, अपने क्लास के सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और मौका पाइए बहुत सारी स्कॉलरशिप और एक्साइटिंग प्राइसेस जीतने का। क्लियर हुआ? अब देखिए, तो यहां पे अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो पेपर पैटर्न देखा आप लोगों ने, मैं उम्मीद कर रहा हूं पेपर पैटर्न देखा है। तो पेपर पैटर्न देखने के बाद में आपको समझ में आएगा कि पेपर में सेक्शन A B C D E इतने सेक्शन रहने वाले हैं, ठीक है। अब सेक्शन A जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो जो लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि कहीं एमसीक्यू आ जाएगा, एक दो पीछे एक दो आगे कर लेंगे, तो वो तो उम्मीद ही छोड़ दो, ठीक है। पेपर में क्या आने वाला है, वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे जो 2 नंबर के आएंगे, उनमें क्या है, हमें 40 शब्दों में लिखना रहता है। फिर क्या है, सेक्शन B जो होगा तो उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें हमें 80 शब्दों में लिखना रहेगा, ठीक है, 80 वर्ड्स के लगभग, तो जिसमें कह सकते हैं 3 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे वो। फिर क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको 5 नंबर के लिए सवाल पूछा जाएगा, तो 5 नंबर के लायक लिखना रहेगा। अब कितना लिखना है सर, यहां शब्द लिख दिए। देखो मैं आपसे बोल रहा हूं कि शब्दों में अपने आप को बांधना मत। कितना लिखना है आपको, जितना क्वेश्चन डिमांड करता है, जितना क्वेश्चन डिमांड करता है इन द सेंस कि क्वेश्चन कोई भी उठा के पूछ लिया जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में डिफरेंस बताओ। 3 नंबर में क्वेश्चन आया तो आपको 3-3 पॉइंट बताना ही पड़ेंगे। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में डिफरेंस बताओ, 5 नंबर में पूछ दिया, तब वहां पे क्या है, माथा देखो तिलक करो। मतलब जो डिमांड है क्वेश्चन की उतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको कंटेंट पूरा प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट्स इट। आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे। फाइन, तो इन सारी छोटी छोटी मगर मोटी मोटी चीजों का ध्यान रखते चलना
और मैं आपको पेपर पैटर्न भी बता दिया। तो जैसे फिर क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, तो केस बेस्ड क्वेश्चन तो क्या है, क्लास अपार्ट है, वो वाली चीज अलग है। मतलब वहां पे पैराग्राफ रहेगा, उस पैराग्राफ उस पैसेज से आपको खुद पढ़ के क्वेश्चन जिस तरह से कह सकते हैं वेटेज के साथ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे 1 नंबर में 2 नंबर में, तो उस तरह से आंसर लिखना रहेगा। फिर जो है मैप वर्क आने वाला है, मैप वर्क्स नहीं मैप वर्क, ठीक है। तो मैप वर्क जो होगा वो 3 नंबर का होने वाला है। तो मैप वर्क की अलग कहानी, मैप वर्क में आपको कंप्लीट करवा चुका हूं, मैं उम्मीद करके चल रहा हूं आपने कंप्लीट कर भी लिया है। टेस्ट जरूर ले लेंगे हम मैप वर्क का, ठीक है। तो ये बेसिकली ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं आपको हर वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया। क्लियर हुआ? अब यहां से श्री गणेश करते हैं, नारियल फोड़ो और आगे बढ़ो। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में मनी एंड क्रेडिट चैप्टर उठाएंगे आप, तो कुछ कुछ ऐसे छोटे टॉपिक्स होंगे जिन पे 2 नंबर के क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और उन सभी में लीड करते हुए कौन आता है? सबसे पहले डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ही आता है। देखो मैं आपको एक आइडिया देते चल रहा हूं, ठीक है। मतलब यहां पे क्वेश्चन लिखा है, आंसर कहां से लिखना है? आंसर आपको लिखना होगा, नहीं थोड़ा सा मैं आपको पॉइंटर्स दूंगा। तो जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की बात करें, तो इस पे क्या है, अलग अलग सेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है, एक्सप्लेन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट 2 नंबर में पूछ लिया, ठीक है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की लिमिटेशन क्या होती है, ये थोड़ा सा हॉट्स वाली कैटेगरी में चले जाएगा। लिमिटेशन ये होती है कि until and unless both buyers and sellers are not willing to sell and buy each other's commodity, ठीक है, the transaction will not take place। तो ये लिमिटेशन होगी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की। समझ में आया? अब जिसने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी उसे हर चीज समझ में आ रही होगी। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता क्या? बेसिकली a situation where a person desires to sell exactly what other desires to buy। मतलब कि ऐसी स्थिति बन रही है जहां पे जो मैं बेचना चाह रहा हूं वही क्या है, आप खरीदना चाह रहे हो। तो दोनों की हमारी जम गई, तभी हम क्या कर पाएंगे, उस ट्रांजैक्शन को पॉसिबल करवा पाएंगे। तो मतलब ये है क्या, गुड्स आर एक्सचेंज इन रिटर्न ऑफ गुड्स। अब देखो मैं एक चीज बोल रहा हूं आपसे कि जो शब्द मैं बोल रहा हूं ये आपको एग्जाम में बिल्कुल लिख के नहीं आना है। मतलब मेरे शब्द लिख के नहीं आना है, आपको चीजें समझ में आई अपने शब्दों में लिख के आओ। एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ के गए हो, कुछ ध्यान आ रहा है, ठीक है, वो शब्दों में लिख के आओ। लेकिन आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ऐसा कैसा ही लिख के आना है, ठीक है। तो जैसा आपने समझा वैसा अपने शब्दों में समझा दो, दैट्स इट। स्टिल मैं आपको क्या करते चल रहा हूं कि एक थोड़ा सा रफ आइडिया देते चल रहा हूं। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो एक हाई पॉसिबिलिटी क्वेश्चन हो जाता है, उसमें आप क्या लिखना है, सिचुएशन वेयर बोथ पार्टीज हैव एग्रीड टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटी। मतलब एक दूसरे का सामान उन लोगों ने तय कर लिया कि हाँ मैं अपना सामान आपको दूंगा, आप आपका सामान मुझे दे देना, और इस तरह से हम क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे इन द एब्सेंस ऑफ मनी। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, आपको बहुत बारीकी से समझना होगा। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या हो गई, ठीक है, इर्द गिर्द वाले क्वेश्चन क्या आ जाएंगे, फाइन। तो उसके बाद में आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना है क्या, कि इन द एब्सेंस ऑफ मनी विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कैन टेक प्लेस। तो इस तरह के बार्टर एक्सचेंज वाले ट्रांजैक्शन होते हैं। बार्टर एक्सचेंज भी एक क्वेश्चन बन सकता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। अगला क्या बनेगा, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक चीज ध्यान रखना, जितने नंबर का सवाल आएगा ना, उतने पॉइंट्स में उतने आइडियाज को आपको क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। इस चीज की गांठ बांध लेना, इस चीज को एकदम ऐसे कस के अपने पास रखना कि हाँ जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर का हमें पॉइंट्स लिख के आना है। सिंपल सी चीज है। तो मैं आपका चैप्टर भी रिवाइज करवाते चल रहा हूं। तो मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज पहला टॉपिक जो आपका निकल के आता है। मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज 3 नंबर 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। बाकी मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज को अगर आप समझें तो सिंपल सी चीज क्या है, मनी एज हाउ मनी एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इन दी ट्रांजेक्शन प्रोसेस, ठीक है, मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी, ठीक है। मनी क्या काम करता है, एक इंटरमीडिएटरी का काम करता है, और उस इंटरमीडिएटरी का काम करते हुए मनी क्या कर रहा है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रोल प्ले कर देता है, ठीक है। तो यहां पे आपको चीज ध्यान रखना होगी कि मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, ठीक है। एक्सचेंज प्रोसेस जब भी हो रही होती है तो उस एक्सचेंज प्रोसेस में एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है मनी, वेयर इट फैसिलिटेट्स द ट्रांजैक्शन टू टेक प्लेस, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने के लिए मनी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहां पे मनी क्या कर रहा है, 2 प्रकार के गुड्स को एक्सचेंज करवा रहा है, तो इसलिए मनी क्या कर रहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आता है अगला, बार्टर एक्सचेंज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बार्टर एक्सचेंज, ठीक है। तो जैसे जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाली सिचुएशन चाहिए रहती है, कब, जब आपके पास पैसा नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में जो ट्रांजैक्शन होता है उसे बार्टर एक्सचेंज कहा जाता है। मनी एंड क्रेडिट से बार्टर एक्सचेंज के क्वेश्चन आने की भी पॉसिबिलिटी हो जाती है। बार्टर एक्सचेंज मतलब क्या है, बार्टर एक्सचेंज एक इस तरह का एक्सचेंज जहां पे गुड्स आर एक्सचेंज इन रिटर्न ऑफ गुड्स, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर द गुड्स आर बीइंग एक्सचेंज अगेंस्ट द गुड्स, इट डिपेंड्स ऑन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो
ध्यान रखिएगा कि जब मनी रहेगा मतलब इकोनॉमी में, तो ट्रांजैक्शन किस तरह से होंगे? मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रोल प्ले करता है। मनी नहीं रहेगा तो आप किस पे डिपेंडेंट होंगे? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट पे डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट से जो ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन को, उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? उस ट्रांजैक्शन सिस्टम को कहा जाता है बार्टर एक्सचेंज, ठीक है। मतलब वेयर गुड्स आर एक्सचेंज, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ गुड्स, सिंपल सी चीज। तो ये बार्टर एक्सचेंज होता है। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन जो एक बन सकता है आपसे, वो बनता है डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट्स क्या है? इस पे कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, अब आप अगर देखेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में, तो मॉडर्न फॉर्म देखो, छोटे छोटे, मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि कोई भी आपको 100% नहीं बोल सकता कि इस क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन मैं एक चीज जरूर बोल सकता हूं कि अगर आपने चैप्टर कंप्लीटली पढ़ा है तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बड़ी मजेदार बात थी ना, लेकिन हाँ, ये रियलिटी है। तो अब जैसे आप क्या पढ़ते हैं, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी की बात करते हैं जब, तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में आप क्या करते हैं? करेंसी पढ़ लेते हैं। अब एक सवाल ये आ गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेपर नोट्स। तो पेपर नोट्स क्या होते हैं? मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी का एक पार्ट हो जाते हैं, जिसमें आप क्या देखते हैं कि उसकी फिएट वैल्यू होती है, ठीक है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं होती है, लेकिन क्योंकि इट इज बीइंग ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, इसके लिए वो क्या करता है? एक वैल्यू होल्ड करके चलता है। कौन ऑथराइज करता है? आरबीआई ऑथराइज करता है। तो इस तरह से क्या है, हर जगह से सवाल पूछा जा सकता है, सवाल हर जगह से पूछा जा सकता है, लेकिन क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक ब्रॉड पिक्चर को समझने की कोशिश करें, तो मैं आपको बताते चल रहा हूं। तो वैसे ही मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट। तो वी कैन से कि डिमांड डिपॉजिट्स आर द अमाउंट डिपॉजिटेड विद द बैंक which the depositor can withdraw on his her demand is known as demand deposits। मतलब वो सारा पैसा जो मैंने बैंक में डिपॉजिट किया है और मैं अपनी डिमांड के हिसाब से उसे विड्रॉ कर सकता हूं, वो डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। सिंपल, ये डिमांड डिपॉजिट हो गया। डिमांड डिपॉजिट के बाद में अगली दो और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो छोटे दो मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, वो क्या है? वो है चेक। देखो, मैं आपको यहाँ पे ब्रॉड क्या करते चल रहा हूं कि छोटे क्वेश्चंस बताते चल रहा हूं कि कैसे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब चेक की अगर बात की जाए तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चेक, ठीक है। तो चेक एंड मेट वाला नहीं है यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो डिमांड डिपॉजिट्स जो रहते हैं बैंक के पास में हमारे, उसके ऊपर बैंक एक इंटरेस्टिंग फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है, एंड दैट इंटरेस्टिंग फैसिलिटी इज द फैसिलिटी ऑफ चेक, ठीक है। बैंक हमें चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब चेक क्या होता है? तो चेक किसके नाम पे रहता है, किसका रहता है? तो जैसे मेरा पैसा है ना बैंक में, तो मेरे पास चेक रहेगा। मैं क्या कर सकता हूं? बैंक को अपने चेक के थ्रू इंस्ट्रक्ट कर सकता हूं कि भैया आपको पैसे दे देना निकाल के, चाहिए क्या? नहीं ना, ठीक है। तो अब चेक क्या होता है? चेक इज अ पेपर करेंसी, एक तरह से कह सकते हो। चेक क्या हो गया? चेक इज अ पेपर, ठीक है। चेक इज बेसिकली ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट to that person in whose name the check has been issued. Payments can be made with the use of check instead of cash। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चेक क्या हो गया? चेक एक तरह का पेपर इंस्ट्रक्शन हो गया, जो डिमांड डिपॉजिट्स, आप मतलब आपका जो पैसा आपने डिपॉजिट करके रखा है, जैसे आप फिक्स डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में डिफरेंस बताओ, 2 नंबर में पूछ लिया। तो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? वो सारा पैसा विच कैन बी विड्रॉन ऑन द डिमांड ऑफ द डिपॉजिटर, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट हो गया। और फिक्स डिपॉजिट में ये होता है कि वो सारा अमाउंट जो बैंक में एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए फिक्स्ड है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो? उसे लॉक इन पीरियड दे दे रहे हैं कि हाँ, इतने समय तक वो पैसा जो है आपका वो फिक्स्ड रहेगा, आप उसे निकाल नहीं सकते हो। अब बोलोगे सर इमरजेंसी आ गई, तो इमरजेंसी में निकाल सकते हो, लेकिन उस पर फिर क्या है, आपको कुछ अगर बेनिफिट्स मिलना थे तो वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, कुछ पेनल्टी लग जाएगी, ऐसा रहता है, ठीक है। तो वो डिफरेंस होता है। किसी ने पूछा भी था सर डाउट है हमें इनमें, तो मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करते चल रहा हूं, मैं आपको बताते भी चल रहा हूं कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस भी करते चल रहे हैं, ठीक है। तो एक बार में सारा काम होते चल रहा है, गंगा नहा लो, क्लियर। तो अब यहां देखो क्या है, चेक की अगर बात करें तो चेक क्या होता है? चेक इज बेसिकली अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू दैट पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। मतलब मेरे अकाउंट से अगर मैं चाह रहा हूं कि आपको पैसे दूं, तो मैं बैंक अपने चेकबुक पे क्या पैसे लिख दूंगा, कितने रुपए देना, 10 रुपए, और साइन करके दे दूंगा, ठीक है। तो बैंक क्या कर देगा? बैंक समझ जाएगा कि हाँ, मुझे दिगराज सिंह राजपूत के अकाउंट से क्या करना है, 10 रुपए निकाल के आप जो भी है, ठीक है, आपको देना है, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है? यहां पे आप जैसे देख रहे हैं, पेमेंट्स जो है, ट्रांजेक्शन जो है, पेमेंट्स कैन बी मेड विदाउट द यूज ऑफ चेक इंस्टेड ऑफ कैश, ठीक है, विद द यूज ऑफ चेक इंस्टेड ऑफ कैश। तो कैश का इस्तेमाल नहीं किया आपने, क्या कर दिया? चेक की मदद से पेमेंट कर दिया, ट्रांजैक्शन को सेटल कर दिया, ठीक है। तो ये चेक फैसिलिटीज जो है डिमांड डिपॉजिट्स के ऊपर आपको ऑफर की जाती है। अगला आता है कोलेट्रल, ठीक है, अगला आता है कोलेट्रल। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोलेट्रल? तो जैसे टर्म्स ऑफ क्रेडिट जब आप पढ़ते हैं, तो डोकोमो इंटरनेट ध्यान आ रहा है कुछ? तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ेंगे क्या कि कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स एंड यूजेस
दिस एज अ गारंटी टू लेंडर until the loan is repaid. If the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or collateral to obtain payment. सिंपल सी चीज है। क्या हो रहा है कि आप टर्म्स ऑफ क्रेडिट में देखते हैं कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट में जब भी आप किसी से कर्ज लेने जाएंगे तो ऐसा नहीं कि बस वो आपकी रेड कारपेट एंट्री करवाएंगे कि आइए कर्ज देते हैं आपको। आपसे क्या होता है बदले में, वो बहुत सारी कंडीशंस रखते हैं, जैसे कब लौटाओगे, कैसे लौटाओगे, कितना ब्याज दोगे, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ठीक है। उसी के साथ साथ में क्या गारंटी की लौटा दोगे, ठीक है। तो इसके लिए एक काम करो, तुम तो क्या रख जाओ, कुछ गिरवी रख जाओ, ठीक है। तो कोई बोलते हैं ना मुझे ही गिरवी रख लो, ऐसे आपको नहीं रखेंगे गिरवी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपका कुछ भी एक एसेट जो होता है, वो प्रॉपर्टी के पेपर हो सकते हैं, वो आपकी व्हीकल हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, कोलेटरल क्या है, कोलेटरल एक एसेट है दैट दी बोरोवर, कुछ बच्चे हाँ जैसे उसमें लिखा है डिपॉजिट्स विद बैंक भी क्या होता है आपका, डिपॉजिट्स विद बैंक भी आपका एक एसेट होता है। तो फिर आप कुछ लोग सोचते हैं जब बैंक में पैसा है तो फिर कर्ज लेने क्यों जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एफडी का मैंने बताया, अब किसी का फिक्स डिपॉजिट है, वो उसे तोड़वाना नहीं चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, वो बता देगा देखो मेरा बैंक में ये एफडी है, अगर मैं रीपे नहीं कर पाया तो एफडी आप तोड़वा लेना। तो इस तरह से डिपॉजिट्स विद बैंक भी आपके कोलेटरल का काम करता है। समझ में आया? तो कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू लेंडर until the loan is repaid, ठीक है। and if the borrower fails to repay the loan, then the lender has the right to sell the asset or collateral or to obtain the payment, ठीक है। तो अब क्या है कि अब वो जो जिसने कर्ज दिया था उसके पास पूरा अधिकार है कि इनका सामान मान लो मैंने क्या करा, अपना ये स्लाइड चेंजर आपके पास गिरवी रख दिया और बोल दिया थोड़ा पैसे दे दो, ठीक है। और अगर मैं पैसे लौटा नहीं पा रहा हूं तो आप इसे बेच दोगे, ठीक है। और क्या कर लोगे, अपना जो भी अमाउंट था वो सेटल करके कुछ ऊपर पैसा बन रहा तो मुझे दे दोगे, और अगर नहीं बन रहा तो और मेरा और भी कुछ छुड़ा लोगे आप, ठीक है। तो इसके लिए अधिकतर क्या होता है, कोलेटरल जो होता है जितने अमाउंट का लोन दिया जा रहा है ना उससे महंगा ही चीज रखी जाती है गिरवी, ठीक है। तो ये गिरवी रखने वाली वो चीज हो गई। आया समझ में? तो इस तरह से चेक हो गया, कोलेटरल हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो वेरी शॉर्ट आंसर में आने की प्रोबेबिलिटी मुझे ज्यादा लगती है। अगली चीज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बन जाता है वेरी शॉर्ट आंसर में, ठीक है। इनफैक्ट 3 नंबर 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, मैं अभी आगे पूछूंगा आपसे हो रही है। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या जाएगा, इट इज अ सेट ऑफ कंडीशन अंडर विच द लोन इज गिवन। सिंपल सी चीज है, मतलब कि वो सारी स्थितियां जिन स्थितियों के अंदर में लोन दिया जा रहा है वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनती है। मतलब क्रेडिट यानी लोन, तो लोन देने के लिए क्या क्या सिचुएशन देखी जा रही है वो। तो यहां पे आप क्या ध्यान रखेंगे कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट इज अ सेट ऑफ कंडीशन अंडर विच द लोन इज गिवन। इट में इंक्लूड ठीक है, इट में इंक्लूड रेट ऑफ इंटरेस्ट कि किस ब्याज दर पे आप क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। मतलब कोई भी पैसा दे रहा है, मान लो कि क्या है कि मैंने आपसे 1 लाख रुपए दिए, तो बिना उसके इंटरेस्ट रेट के दे दोगे क्या आप? नहीं, आप बोलोगे सर 1 लाख दे तो रहे, 1 साल बाद हम आपसे 1,25,000 रुपए लेंगे, ठीक है। तो 25% पर एनम इंटरेस्ट रेट आपने चार्ज कर दिया मेरे ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब भी कोई भी क्रेडिट लिया जाता है या दिया जाता है तो कुछ बेसिक सेट ऑफ कंडीशंस लोन के ऊपर जो तय की जाती है वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट की कैटेगरी में आती है। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट कितने समय के लिए दी जा रही है, 6 महीने में वापस लौटा दोगे, 1 साल में, तो ये सारी चीजें क्या होती है टर्म्स ऑफ क्रेडिट की कैटेगरी में आते हैं। अदर रिलेटेड कंडीशंस जैसे क्या है, कोलेटरल हो गया, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट हो गया, मोड ऑफ रीपेमेंट हो गया। तो डोकोमो इंटरनेट ध्यान आ रहा है, कितने लोगों को ध्यान आ रहा है, आपने लेक्चर अगर अच्छे से पढ़ा है तो ये सारा सब कुछ रहता है। डोकोमो इंटरनेट मतलब क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। फिर क्या है, मोड ऑफ रीपेमेंट, ठीक है। इंटरनेट में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट। तो ये सारी चीजें, ठीक है, को से कोलेटरल भी है, डॉक्यूमेंटेशन, कोलेटरल, मोड ऑफ रीपेमेंट, इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीजें मिलके क्या बनती है, ये सारी चीजें मिलके आपको कंप्लीटली आपका वो बनाती है क्या, टर्म्स ऑफ क्रेडिट वाली सिचुएशन बनाती है। समझ में आया? ये क्या है, ये 2 नंबर में पूछा है, यही अभी आगे डिस्कस करेंगे। 5 नंबर में पूछा जाएगा तो कैसे लिखना है सिखाऊंगा मैं आपको। अगली चीज है सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक और जो शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब शॉर्ट में पूछा है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, बेसिकली 15 से 20 मेंबर्स का एक ग्रुप होता है जो एक साथ आते हैं। क्यों एक साथ आते हैं, कबड्डी खेलने के लिए नहीं, ये 15 से 20 लोग एक साथ आते ताकि वो क्या करें, अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग्स को पूल करके एक बड़ा फंड बना सके और उस बड़े फंड में से जिसको जरूरत हो उसकी मदद कर सके, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके पास में क्या है, बड़ा फंड ऐसे नहीं है, इनके पास कोलेटरल नहीं है, तो इनकी मदद बैंक कर नहीं रहा है, तो इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं, सेल्फ हेल्प कर रहे हैं, वो खुद की मदद खुद ही कर ले रहे हैं, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या लिखेंगे आप, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 15 to 20 members who come together to pool their savings and can use this fund for themselves, ठीक है। वो एक साथ आते ताकि वो अपनी सेविंग्स को पूल कर सके। सेविंग्स को पूल करके वो क्या कर सकते हैं, ये पैसा जो पूल करेंगे, जो फंड बनाएंगे, उस फंड को वो अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया। समझ में आया?
अब देखो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ये जो सारे आंसर्स हैं स्क्रीनशॉट जिसने ले लिया वेल एंड गुड, जिसने नहीं लिया है उन्होंने समझ लिया कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आ सकता है। ठीक है, मैंने आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बता दिए वेरी शॉर्ट आंसर में क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो है, वेरी शॉर्ट आंसर जो है किस तरह से आपको लिखना है, कहां से आएगा। अब इस पे आप अपने हिसाब से मिर्च मसाला एडिशन सब्ट्रैक्शन वो सारा सब कुछ कर सकते हैं। बस ये नहीं है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट पता तो लिख रहे हैं तो 5 पन्ने इसी में भर दिए, क्यों, क्योंकि आता यही था। जितना पूछा है ज्यादा लिखने के ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, कम लिखोगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, कट जाएंगे। तो इसके लिए जितना पूछा है टू दी पॉइंट रखना चीजों को, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, किस वाली स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना है आपको कि जितना पूछा उतना बताओ, बस सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर के बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है आपके, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्या आएगा कि आपको यहां पे आपको वर्ड लिमिट थोड़ी एक्सपेंड करना होगी। अब क्योंकि पेपर पैटर्न के हिसाब से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है वो कितना नंबर के आ रहे हैं, 3। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं 3 नंबर के। तो यहां आपको क्या ध्यान रखना है, यहां आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मतलब जो आंसर क्वेश्चन का बनने वाला है उसे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। थंब रूल ये है, थंब रूल ये है कि 3 नंबर का सवाल है तो 3 पॉइंट आपको लिख के आना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, जैसे हम यहां से स्टार्ट करें तो हाउ मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अभी हमने देखा कि मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज 2 नंबर में पूछ लिया गया, अब यहां पे 3 नंबर में भी आ गया। तो सिंपल सा आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देना कि अर्लियर डेज में क्या होता था, बार्टर एक्सचेंज का सिस्टम होता था जहां पे ट्रांजेक्शन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के थ्रू ही होता था। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, इवेंचुअली इकोनॉमी में पैसा आना स्टार्ट हुआ, इकोनॉमी वेयर मनी इज यूज्ड इट एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज, और इस तरह से क्या होने लगा, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रोल प्ले करने लगा। ठीक है, एक एग्जांपल लिख देना आप क्या कि अर्लियर, जैसे अब देखोगे बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी, ठीक है, गुड्स वर एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ गुड्स ओनली। तो जैसे किसी को शूज चाहिए तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे मतलब वो किसी ग्रेन वाले के पास जाएगा, तो ग्रेन वाले को अगर शूज चाहिए रहेगा तो उनका ट्रांजैक्शन हो पाएगा। तो एक एग्जांपल ऐसा लिख देना, बट विद द हेल्प ऑफ मनी, विद द हेल्प ऑफ मनी, विद द इमर्जेंस ऑफ मनी, क्या कर रहा है, मनी एक इंटरमीडिएट की तरह रोल प्ले कर रहा है। तो मनी के आने से क्या हुआ कि जिसे अब क्या चाहिए, शूज चाहिए, तो उसे जरूरी है कि किसी ग्रेन वाले को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ही कैन सेल और बाय शूज विद द हेल्प ऑफ मनी, एंड विद द हेल्प ऑफ मनी ही कैन सेल और बाय द ग्रेन्स। तो मनी क्या कर रहा है, इंटरमीडिएट की तरह रोल प्ले कर रहा है इन द एक्सचेंज प्रोसेस। समझ में आया? तो हाउ मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो ये आपको पूरी कहानी, मैं आपको यहां क्या सिखा रहा हूं, देखो यही सवाल मैंने 2 नंबर में डाल के फिर 3 नंबर में क्यों डाला। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज पूछा जाता है बहुत सी बार। तो यहां पे आपको देखना होगा कि जिस तरह से सवाल डिमांड कर रहा है, माथा देखो तिलक करो। ठीक है, 3 नंबर का सवाल है तो आपको उसको 3 नंबर के कंटेक्स्ट में समझाना होगा। समझ में आ रही है कुछ बात मेरी? ठीक है, 3 नंबर में समझाना होगा। अब जैसे अगला सवाल, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में एक सवाल ये आ गया आपका, एक्सप्लेन द लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक्स, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम मनी एंड क्रेडिट चैप्टर। ठीक है, और मेरा तो पर्सनल फेवरेट है ये। पर्सनल फेवरेट ऐसा है कि पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, या फिर आप क्या कह सकते हैं कि हाउ द बैंक जनरेट्स इट्स इनकम। ट्विस्ट करके सवाल बहरूपिया होगा, सवाल बहरूपिया होगा। सवाल क्या होता है कि शब्द बदल जाते हैं ना, लेकिन एसेंस तो वही रहने वाला है। अब जैसे सिंपल पूछ लिया एक्सप्लेन द लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक्स, बहुत टू द पॉइंट, मतलब एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऐसा पूछ लिया गया कि हाउ द बैंक जनरेट्स इट्स इनकम। ठीक है, तो बैंक अपनी इनकम कैसे जनरेट करता है ये बताओ। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं हमने, लेकिन ध्यान करो तो लोन एक्टिविटी वाली प्रोसेस में पूरा समझाया गया कि बैंक ऐसे चलता कैसे है, पैसा कहां से आता है। तब आपको पूरी कहानी लिखना पड़ेगी वाली, कौन सी वाली, जो हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से पढ़ी है कि डिपॉजिटर आते हैं, अपना पैसा लेकर डिपॉजिट करके चले जाते हैं। ठीक है, बोरोवर यहां से वो पैसा क्या कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं। डिपॉजिटर को बैंक बदले में क्या देता है, बैंक बदले में डिपॉजिटर ने 100 रुपए रखे तो उसको 100 रुपए पे इंटरेस्ट देके बोल देता है लो 110 ले जाओ घर। 110 बैंक ने अपनी जेब से दिए क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो 100 रुपए जो बैंक में डिपॉजिट हुए थे तो वो बैंक क्या करता है, वो आगे चला देता है। वो किसको आगे चला देता है? बैंक बोरोवर्स को। बोरोवर से क्या बोलता है कि 100 रुपए हम दे रहे हैं तो तुम हमें बदले में कितना दो, 120 दो, 20 रुपए का इंटरेस्ट लगा लेता है। तो यहां पे क्या होता है, इन्हें 110 ही दिया, इनसे 120 लिया, तो 10 रुपए कहां गए? बैंक की जेब में। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि बैंक क्या करता है, बैंक 2 तरह की एक्टिविटीज संभालता है। ठीक है, यही पूछा ना लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक क्या है, तो लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक कैसी है कि बैंक वेलकम्स द डिपॉजिट्स फ्रॉम द डिपॉजिटर। ठीक है, और फिर आगे क्या करता है बैंक, वही डिपॉजिट्स को क्या करता है, इट लेंड्स लोन टू दी बोरोवर्स। ठीक है, बोरोवर्स को क्या कर देता है, लोन दे देता है। अब बैंक क्या करता है, बैंक पेज, ठीक है, बैंक पे कर रहा है, बैंक पेज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट टू दी बोरोवर्स एंड बैंक चार्जेस अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम दी, नहीं, डिपॉजिटर को पे करता है और बोरोवर्स से चार्ज करता है। ठीक है, आई गेस मैंने शायद उल्टा बोल दिया था। तो यहां पे क्या हो रहा है, फिर से एक बार रिकॉल करें कि बैंक पेज, ठीक है, पे बैक कर रहा है,
बैंक पेज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स ऑफ द डिपॉजिटर्स एंड बैंक चार्ज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन बाय द बोरोवर्स। और अब क्या हो रहा है, हमेशा एक थंब रूल याद रखना कि जो बैंक चार्ज कर रहा है ना इंटरेस्ट रेट, इट इज हायर देन द इंटरेस्ट रेट व्हाट बैंक इज पेइंग टू दी डिपॉजिटर्स। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बैंक की क्या होती है, इनकम होती है। ठीक है, तो वो बैंक की इनकम होती है। इस तरह से बैंक पैसा कमा लेता है। सिंपल सी चीज, इस तरह से बैंक पैसा कमा लेता है। ये बड़ी सिंपल सी चीज है। तो अब आपको यहां पे ध्यान रखना है। देखो, मैं आपको आंसर कोई रेडीमेड नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है कि बस बना के दे दिया ये लो याद कर लो। मैं चाहूंगा कि आप कंसेप्ट समझो और अपने शब्दों में आंसर लिखना स्टार्ट करो। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मैंने बता ही दिया, डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन यहां पे मैं हाइलाइटर्स जरूर दे दे रहा हूं आपको, तो उन हाइलाइटर्स से आपको आंसर लिखने की जब बारी आएगी ना खुद से, तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ हिंट मिल गया सर, अब हम आंसर लिख लेंगे। एग्जाम में ऐसा मत करना 3 पॉइंट लिख के आ जाना बस इतने बड़े बड़े। ठीक है, इतने बड़े बड़े 3 पॉइंट लिख के आओगे ना तो पौने नंबर भी नहीं मिलेगा, समझते हो? मतलब 25% 0.5 0.25 0.25 0.25 मार्क्स भी नहीं मिलेगा 3 लाइन पे। ठीक है, तो उस तरह से चीजों का ध्यान रखना कि आपको एक्सप्लेन करना होगा। मैंने आपको यहाँ पे हाइलाइटर्स दिए क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि हर बच्चा अपने शब्दों में लिख के आए आंसर, दैट्स इट। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएंगे, एक बार रिवीजन हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कैसे आंसर लिखना है। क्लियर हुआ? तो ये चीज हो गई हमारी कि डिपॉजिटर्स डिपॉजिटिंग, ठीक है, डिपॉजिटर्स डिपॉजिटिंग देयर सेविंग विद बैंक, इंटरेस्ट पेड होता है, इनको बैंक पैसा देती है, इनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट चार्ज होता है, डिफरेंस जो रहता है वो बैंक की अर्निंग रहती है। वेरी सिंपल। एक और सवाल देखो अब क्या है, एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस। अब देखो आपने क्या किया, लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक देख लिया। अब वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स के पहले एक और जो क्रेडिट सिचुएशन, डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस वाला टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब वैसे तो वहां पे 2 एग्जांपल है, एक सलीम का एग्जांपल, एक स्वप्ना का एग्जांपल है, लेकिन क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बताया गया है कि 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस की बात की गई है कि क्रेडिट जो है, लोन जो है, वो कभी सही साबित होता है तो कभी गलत साबित होता है। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन भी बनेगा, एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस हाउ क्रेडिट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द बोरोवर। ठीक है, तो अब क्या होता है कि बोरोवर जो है, बोरोवर मतलब क्या है, जो लोन ले रहा है, उसके डेवलपमेंट में क्रेडिट कैसे रोल प्ले कर सकता है। अब ध्यान करो, तो यहां पे आंसर आपको खुद लिखना है, मैं नहीं लिखवा रहा आंसर, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि अगर एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन वाले पार्ट से, ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ वर्कशॉप। ये ऐसा नहीं कि बढ़िया कान में ईयरफोन लगा लिए, सर हिल रहे डुल रहे हैं, सर बोल रहे हैं, हम सर को सुनते चलते बढ़िया काम हो जाएगा, हम एग्जाम में लिख के आ जाएंगे। नहीं भाई, ठीक है, तो ये गलत तरीका है। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने पास में पेन पेपर लेकर बैठेंगे, बुक बंद करके बैठेंगे, क्योंकि अब मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप उस टाइम टेबल में बंधे हुए हो जिस टाइम टेबल से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो आप अपने एंड पे आंसर लिखते चलना। अभी सवाल आया आपके सामने चमकता हुआ, क्यों मैं आंसर ऐसे बाद में बुलाता हूं, क्योंकि मैं पहले चाहता हूं कि आप आंसर खुद अपने मन में बुलाओ सबसे पहले। ठीक है, तो यहां देखो क्या है, एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस हाउ क्रेडिट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द बोरोवर। तो बोरोवर के डेवलपमेंट में क्रेडिट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अब आपको यहां समझना होगा कि बोरोवर जो है ना, तो बोरोवर को क्रेडिट कैसे हेल्पफुल साबित होता है कि सबसे पहले क्रेडिट जो होता है बहुत एसेंशियल होता है टू स्टार्ट एनी वर्क। फाइन, तो आपको एक बैकग्राउंड ये दे देने होगा कि विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट्स। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी जो होती है वो स्टार्ट होती है, विदाउट द हेल्प ऑफ विदाउट द क्रेडिट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी। पैसा नहीं होगा तो आप बिजनेस एक्टिविटी कैसे स्टार्ट करोगे, अब पैसा पेड़ पे तो लगता नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, लोन वगैरह लिया जाता है। तो इस तरह से आप एक वो आइडिया दे देंगे। फिर दूसरा क्या देंगे कि जो रिस्क इन्वॉल्व रहता है, या फिर कह सकते हैं फ्रूटफुल यूज जो रहता है क्रेडिट का, कि जिसमें आपने क्या करा कि क्रेडिट को सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया, आप लोन लेके आप घूम के आ गए ट्रिप मनाली की, तो फिर क्या है, उससे आपको वो लोन आपके सिरदर्द बन जाएगा। लेकिन आपने लोन लेके बिजनेस चालू किया, जैसे हमने पहले पॉइंट में डिस्कस कर लिया, फिर दूसरे पॉइंट में आप क्या लिखेंगे कि हाँ, बिजनेस चालू करने के बाद में लोन जो क्रेडिट रहता है, तो क्रेडिट एट टाइम्स क्या देता है, आपको रिटर्न देता है। ठीक है, आपने 100 रुपए लगाए कहीं से 200 रुपए कमाए, तो आपकी अर्निंग होती है। एग्जाम्पल आप सलीम का देंगे, तो क्रेडिट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी वर्क, प्रॉपर यूटिलाइजेशन गिव बैक बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, मतलब मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, और उसका एक एग्जांपल दे देना आप सलीम की स्टोरी वाला, कि एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ सलीम कि क्रेडिट हेल्प्ड हिम टू पे बैक, जो क्रेडिट उसने लिया था, तो उस क्रेडिट से उसने बिजनेस स्टार्ट किया, एंड दिस हेल्प्ड हिम टू पे बैक द लोन एंड अर्न अ अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट। तो जो बताया ना कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन गिव बैक बेटर रिजल्ट्स, तो ये आपको समझाना होगा कि कैसे क्रेडिट जो है डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है बोरोवर के। वहीं पे अगर दूसरा क्वेश्चन ये बन जाए कि जैसे ये अगला सवाल बन गया आपका क्या, कि कंपेयर और कंट्रास्ट नहीं, ये वाला, एग्जामिन द 3 सिचुएशन इन व्हिच क्रेडिट पुशेस द बोरोवर इनटू अ डेब्ट ट्रैप। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, शॉर्ट आंसर में हम डालना भूल गए। ठीक है, डालना चाहिए था, वैसे शॉर्ट आंसर में एक क्वेश्चन ये डालना चाहिए था आपका, लिखो देखो यहाँ पे क्या, कि डेब्ट ट्रैप से क्या समझते हैं आप। ठीक है, तो अगर डेब्ट ट्रैप की बात की जाए
तो डेब्ट ट्रैप से आप क्या समझते हैं? शॉर्ट आंसर में अगर एक क्वेश्चन ही आ जाता 2 नंबर का, तो डेब्ट ट्रैप इज अ सिचुएशन वेयर बाय द बोरोवर इज नॉट एबल टू पे बैक व्हाट ही हैड टेकन, ठीक है, मतलब उसने जो लोन लिया था उस लोन को वो रीपे नहीं कर पा रहा, पे बैक नहीं कर पा रहा है, एंड वेयर बाय he or she got into a situation where the recovery from the loan is very difficult। क्योंकि क्या हो रहा है कि पैसा कमा रहे हैं लेकिन वो कमाया जितना वापस पूरा क्या पे बैक करने में भर देते हैं पूरा, फिर क्या होता है, फिर आगे जीवन सस्टेन करने के लिए फिर लोन ले लेते हैं, तो वो लोन लेने के लिए फिर क्या लोन लिया तो फिर उसको पे बैक करने के लिए जो कमाया वो वापस भर देते हैं, तो इस तरह से क्या है एक चक्र में फंस जाते हैं, जैसे स्वप्ना के केस में हमने देखा। अब सवाल आपका यही आएगा यहाँ पे कि एग्जामिन एनी 3 सिचुएशंस, ठीक है, इन विच क्रेडिट पुशेस द बोरोवर इनटू डेब्ट ट्रैप। ध्यान रखते चलना, डेब्ट ट्रैप का मतलब मैंने डेब्ट ट्रैप यहां नहीं डाला तो उसका आंसर आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अब, ठीक है। चलिए, तो अब जैसे अगर हम यहां देखें तो क्रेडिट में क्या होता है, एग्जामिन दी 3 सिचुएशन इन विच क्रेडिट पुशेस द बोरोवर इनटू अ डेब्ट ट्रैप। तो यहां पे क्या है, क्रेडिट एंड द रिस्क इन्वॉल्व इन इट, मतलब ये पॉइंटर से आपको ये लिखना होगा कि क्रेडिट, वेदर द क्रेडिट इज गोइंग टू बी यूजफुल और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन इट, मतलब टर्म्स ऑफ कंडीशन कैसी है। अगर आपने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाला क्रेडिट ले लिया, लोन ले लिया, तो अब दिखती बात है कि आप फंसोगे ही फंसोगे, ठीक है, आप डेब्ट ट्रैप में फंस जाओगे। तो क्रेडिट जो है, क्रेडिट और उसमें जितना रिस्क रहता है, इट इज वेरी एसेंशियल टू नो इट, ठीक है। और क्या होता है कि व्हेन द सिचुएशंस आर टफ, व्हेन द रिस्क इन्वॉल्वड इज हाई, देयर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू द डेब्ट ट्रैप, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि बोरोवर जो रहता है उसके डेब्ट ट्रैप में फंसने के भी हाई चांसेस रहते हैं। एग्जांपल ऑफ स्वप्ना, तो जैसे एग्रीकल्चर लेबरर्स जो होते हैं, एग्रीकल्चरलिस्ट जो होते हैं, तो अब क्योंकि क्या है वहां पे रिस्क इन्वॉल्व ज्यादा है, फसल हो गई तो सब कुछ सही है, फसल नहीं हुई तो कुछ भी सही नहीं है। तो इस तरह से जैसे स्वप्ना के केस में आपने क्या देखा कि स्वप्ना जो है वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाती है, डेब्ट ट्रैप में फंस जाती है ना। तो इस तरह से आपको क्या है, देखो मैं आपको अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस थिंग, और आप मुझे बताएंगे फीडबैक में कमेंट सेक्शन में कि इस तरह से पढ़ना सही रहेगा, क्योंकि पूरा आंसर लिख के दे दूंगा, पढ़ दूंगा मैं, तो उससे क्या सीखे आप। मैं आपको पॉइंटर्स दे रहा हूं और ये आपका टास्क है कि आप लिख के देखोगे आंसर के आपसे बन रहे हैं कि नहीं, ठीक है, आप लिख के देखोगे। तो इस तरह से क्या होगा, एग्जांपल ऑफ स्वप्ना जो है, मैं अच्छे क्वेश्चन छाट के लाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन छाट के लाऊंगा कि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, ऐसे क्वेश्चन छाट के लाऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आपको अपने एंड पे एक बार लिख के देखना पड़ेंगे आंसर्स, ठीक है। उससे क्या होगा, प्रैक्टिस होगी, उससे जो बच्चे बोलते हैं ना सर पढ़ तो सब लिए, समझ तो सब आगे, लेकिन लिखते नहीं आ रहा है, मैंने आपकी उंगली पकड़ी है यहां से, अब ऐसे आगे बना, उंगली पकड़ के आगे बढ़ा दिया, अब आप खुद आगे बढ़ के दिखाओ एक बार, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि क्रेडिट और मतलब क्रेडिट डेब्ट ट्रैप कब प्रूव होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी रिस्क इन्वॉल्व होती है, ठीक है, और रिस्क इन्वॉल्व के बेसिस पे ही या तो क्रेडिट फ्रूटफुल साबित होता है या फिर डेट्रीमेंटल। तो डेब्ट ट्रैप वाला पॉइंट लिख देना आप, और अगली चीज जो रहेगी तो स्वप्ना का एग्जांपल लिख देना। समझ में आया? अब अगला सवाल क्या देखिए, कंपेयर एंड कंट्रास्ट रोल ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। हाँ जी, कंपेयर एंड कंट्रास्ट रोल ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। अब सिंपल सी चीज है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का रोल पूछा गया है, ठीक है, रोल पूछा गया। तो आप पहले, अब 3 नंबर रोल तो यही है कि फॉर्मल सेक्टर जो है वो क्या कर देता है, फॉर्मल सेक्टर जो है तो वो एक तरह से बोरोवर जो है, बोरोवर को डेब्ट ट्रैप में फंसने नहीं देता है, और इनफॉर्मल सेक्टर जो है उसका ये है कि वो क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर जो है डेब्ट ट्रैप में फंसा देता है लोगों को, ठीक है। तो अब यहां पे आपको बेसिकली फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या है, कंट्रास्ट, एक कंपैरिजन ड्रॉ आउट करना है, सिंपल है ऐसा। तो अब देखो क्या है, सबसे पहले तो आप ये लिख सकते हो कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है क्या। क्वेश्चन समझो, 3 नंबर में पूछा गया है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो 3 नंबर की अप्रोच, 3 पॉइंट वाली अप्रोच लेके चलना पड़ेगी, ठीक है। तो फॉर्मल सेक्टर है क्या, फॉर्मल सेक्टर में आप सोर्स लिख दो सारे, कि फॉर्मल सेक्टर में बैंक आ जाएगा, ठीक है, फॉर्मल सेक्टर में क्या आ जाएगा, कोऑपरेटिव्स आ जाएंगे। तो इस तरह से बैंक, कोऑपरेटिव वगैरह जो जो सोर्सेज है वो लिख दिया। इनफॉर्मल सेक्टर में सोर्सेज क्या हो जाएंगे, तो रिश्तेदार हो गए, ठीक है, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, जिनसे पैसा लो तो कभी वापस ही नहीं मिलता है, ठीक। तो उस तरह से क्या है, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, सारा सब कुछ इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाएगा। तो एक आपने सोर्स लिख दिया, और क्या लिख सकते हो सोर्स के अलावा, आप लिख सकते हो कि फॉर्मल सेक्टर जो रहता है, तो फॉर्मल सेक्टर में टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो रहती है, मतलब जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट रहेगी फॉर्मल सेक्टर में, वो जस्टिफाइड रहती है, ठीक है, जस्टिफाइड रहती है। फिर इंटरेस्ट रेट की बात लिख सकते हो, आपकी इंटरेस्ट रेट क्या रहता है, जेन्युइन इंटरेस्ट रेट रहता है, ठीक। मैं भी ये दिखाऊंगा आपको, इंटरेस्ट रेट लिख सकते हो, एक पॉइंट मैं हिंट दे रहा हूं, आपको आंसर खुद लिखना होगा, ठीक है। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में अगर आप बात करोगे तो टर्म्स ऑफ कंडीशन जो रहती है जस्टिफाइड नहीं रहती है, ठीक है, टर्म्स ऑफ कंडीशन जस्टिफाइड नहीं रहती। यहां पे क्या होता है, आदमी फंस सकता है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में, लोन दे दिया 5,000 का, जीवन भर काम करवा रहे, बंधुआ मजदूर बना लिया, ठीक है। तो ये समस्याएं होती है इनफॉर्मल सेक्टर में। फिर क्या अगली चीज ये हो गया, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहता है, ठीक। अब यहां पे क्या है, यहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो
रिकवरी जो है, तो फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन में क्या होता है, रिकवरी पॉसिबल होती है, डेवलपमेंट होता है। इनफॉर्मल में आदमी डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आप कैसे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में देखो 5 नंबर के हिसाब से बता दिया आपको। इसमें फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आपको क्या लगेगा, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आपको डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, कोलेटरल लगेगा। इनफॉर्मल में ये सब कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मनी लेंडर वगैरह आपके पहचान का है, वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो इसके लिए आपसे क्या कर रहा है, कोलेटरल नहीं मांग रहा है। समझ में आई मेरी बात? तो उस तरह से ये सारे पॉइंट्स रहेंगे हमारे। तो अगर हम इसको बेसिकली मैं आपको कुछ पॉइंटर्स दूं तो ये पॉइंटर्स आप लिख सकते हैं। एक सोर्स लिख देना, कहां से मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट यहां लो रहता है फॉर्मल सोर्स में, इनफॉर्मल में हाई रहता है, डॉक्यूमेंटेशन और कोलेटरल लगेगा फॉर्मल सोर्स में, इनफॉर्मल सोर्स में किसी चीज की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ये कहानी हो गई। एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस फॉर द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू इंक्रीज देयर लेंडिंग फैसिलिटी इन रूरल एरियाज। ठीक है, रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों यह जरूरी है कि बैंक जो है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है, कुल मिला के मतलब फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट जो है, ठीक है, तो बैंक्स और कोऑपरेटिव्स में फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जो है, फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट जो है, उसकी लेंडिंग क्यों जरूरी है, यह पूछा गया है। अब देखो, अब ध्यान करो कि लेंडिंग फैसिलिटी जो है रूरल एरियाज में अभी किसकी है। अब क्वेश्चन की नब्ज पकड़ने का प्रयास क्या करो कि हाँ क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो यहां पे क्या है कि अभी अगर आप देखेंगे तो बैंक्स और कोऑपरेटिव जो होता है रूरल एरियाज में लैंड करते नहीं है, लोन देते नहीं है, तो इसके चलते क्या होता है, रूरल एरियाज के लोग जो रहते हैं वो कहां चले जाते हैं, रूरल एरियाज के लोग जाते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। इनफॉर्मल सेक्टर में जाते हैं तो वहां उनसे हाई इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ठीक है, डेब्ट ट्रैप में फंसने के उनके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसके चलते क्या, इट इज वेरी एसेंशियल दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स स्टार्ट लेंडिंग फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, ताकि क्या हो कि रूरल एरियाज में जो लोग फंस रहे हैं इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में, वो वहां से बच सके। ठीक है, तो इंक्लूजन ऑफ पावर नहीं है, पुअर है। ठीक है, इंक्लूजन ऑफ पुअर सेक्शन इनटू फॉर्मल सोर्सेस। ठीक है, ये सब सुधार के दे दूंगा मैं आपको। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंक्लूजन ऑफ पुअर सेक्शन इनटू फॉर्मल सोर्स। अगली चीज क्या है, फ्रीडम फ्रॉम हायर इंटरेस्ट रेट। अब क्या होता है, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि क्या 3 रीजन है इसके चलते बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मतलब अपनी लेंडिंग को इंक्रीज करना जरूरी है इन रूरल एरिया। तो आप ये पहला पॉइंट तो लिख दोगे कि इससे क्या हो जाएगा कि जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, जो मैंने आपको बताया ना, फॉर्मल स्ट्रीम ऑफ क्रेडिट जो है, उसमें पुअर सेक्शन का क्या होगा, इंक्लूजन होगा। ठीक है, दे विल गेट फ्रीडम फ्रॉम दी हायर इंटरेस्ट रेट। क्यों? क्योंकि ये जो मनी लेंडर्स वगैरह होते थे, ठीक है, तो मनी लेंडर्स वगैरह क्या करते थे, एक्सप्लॉइट कर लेते थे ना रूरल एरियाज में। तो अब क्या होगा, उससे उन्हें आजादी मिल जाएगी, उन्हें एक जेन्युइन इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट मिल जाएगा, जिससे उनका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन में हमने क्या सीखा था कि यही सीखा था कि क्रेडिट फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा, वो टर्म्स ऑफ कंडीशन, इन सारी चीजों पे बहुत कुछ निर्भर करता है। ठीक है, तो फ्रीडम फ्रॉम हायर इंटरेस्ट रेट ये मिल जाएगी। पीपल कैन बोरो चीपली में आप क्या लिख सकते हैं कि अब जब हायर इंटरेस्ट रेट से आजादी मिल जाएगी, लोग सस्ते ब्याज दर पे क्या बोरो कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। अब बैंक को ऐसा नहीं कि खून ही चूस लेना है बस इंसान का जो लोन लेने गया है। बैंक क्या करती है, फॉर्मल टर्म्स एंड क्रेडिट रखती है, जिससे रिकवरी भी पॉसिबल हो, डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो, सारी चीजें हो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं, ये सारे पॉइंटर्स के इर्द गिर्द एक अच्छा आंसर बना सकते हैं। तो अगला सवाल अब हमारा क्या है, अगला सवाल ये आया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैंने आपको सारे बता दिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की अगर बात करें तो अगेन पार्ट वही है, माथा देखो तिलक करो। यहां पे अब क्या होगा कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन बनने वाले हैं। 5 नंबर वाले क्वेश्चन बनेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है, तो इस डिटेल एक्सप्लेनेशन को आपको कैसे डील करना है वो मैं समझाते चलूंगा। क्लियर है? तो मैं पॉइंटर्स बताऊंगा, आपको कहानी बताना होगी। क्लियर हुआ? तो देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, व्हाई रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब देखिए रुपी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह क्यों एक्सेप्ट किया जाता है, ये एक पार्ट है क्वेश्चन का। ठीक है, ये एक पार्ट है। व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, ये दूसरा पार्ट है। मतलब 2 पार्ट में क्वेश्चन को आप डिवाइड कर सकते हो। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है तो अब इसमें खुद समझो, व्हाई रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये सिंपल एक शब्द में बता सकते हो, क्योंकि रुपी इज बीइंग ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सरकार उसे ऑथराइज करी, तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, सरकार बाहर फेंक देगी तुम्हें। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि जिस करेंसी को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है, उसे आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये तो सिंपल है। तो हम इसका बाइफर्केशन ऐसे समझ सकते हैं कि व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, ये बड़ा पार्ट लेके चल रहा है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो जिसमें आप करेंसी, डिपॉजिट्स विद बैंक लिखोगे, करेंसी को एक्सप्लेन करो, डिपॉजिट्स विद बैंक को एक्सप्लेन करो, तो उस तरह से क्या 4 नंबर का पार्ट तो आपका यहीं पे आ गया। तो व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में आप क्या क्या लिख सकते हैं, व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में आप करेंसी के बारे में, ठीक है, करेंसी के बारे में लिख सकते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के बाद में, डिपॉजिट्स विद बैंक के बारे में, ठीक है,
डिपॉजिट्स विथ बैंक, ठीक है, डिपॉजिट विथ बैंक के बारे में लिख सकते हो। करेंसी को एक्सप्लेन करो तो करेंसी में आप क्या देख रहे हैं कि पहले जैसे आप देखेंगे तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में जो करेंसी है तो पेपर नोट्स और कॉइन्स वगैरह आते हैं, जिसमें आप क्या देख रहे हैं पेपर नोट्स और कॉइन्स जो होते हैं, तो इससे लिख सकते हो कि उनकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं होती है, लेकिन इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, देयरफॉर वी एक्सेप्ट देम, फाइन। और फिर डिपॉजिट विद बैंक भी आप लिखोगे, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में ही आ रहे हैं वो। डिपॉजिट विद बैंक में आप क्या लिखेंगे, डिपॉजिट विद बैंक इज द अमाउंट डिपॉजिटेड विद द बैंक, वो भी एक क्या है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का पार्ट हो जाता है। चेक फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो आप दो दो पॉइंट यहां पे लिख सकते हैं, समझ में आ रही है मेरी बात, दो दो पॉइंट यहां पे लिख सकते हैं। अब अगर आगे बढ़े तो वाई रुपीज वाइडली एक्सेप्टेड एज दी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो अब इसी पार्ट को, इसी क्वेश्चन को, हर देखो ये एक एक्सरसाइज है, मैंने क्या कहा आपसे कि दिस इज नॉट अ वीडियो, दिस इज अ वर्कशॉप, आप सीख रहे हैं। तो यहां पे ये क्वेश्चन जो आया, तो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से दो पार्ट से अगला पार्ट यहां पे आंसर पूछा, तो एक पार्ट मतलब एक पॉइंट आपका ये बन जाएगा आंसर का कि वाई रुपीज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो क्या लिखेंगे हम, इट इज ऑथोराइज्ड, ठीक है, इट इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड होता है, इसके लिए क्या है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट किया जाता है। समझ में आया? तो ये आपको कहानी इस तरह से उतारना है पेपर पर, फाइन। ये यहां लिखा भी है, तो जैसे करेंसी डिपॉजिट्स विद बैंक्स, ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हो गया, और क्यों वाइडली एक्सेप्टेड है, बिकॉज इट इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी, सिंपल सी चीज है। तो ये आपका क्या होगा, एक आंसर बन गया सीधा सटीक टू द पॉइंट। आगे बढ़े, अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ये कहां से आगे बीच में है, ठीक है, समझते हैं इनका भी कुछ। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म्स ऑफ क्रेडिट, एक्सप्लेन। तो देखो टर्म्स ऑफ क्रेडिट मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 नंबर में भी बताया था, अगेन ये फिर एक एक्सरसाइज है कि यही क्वेश्चन 5 नंबर में आ गया, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या एक्सप्लेन करो, 5 नंबर में, 3 भी नहीं, 5 सीधे। कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो सिंपल लिख दो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है कि ऑल दोस कंडीशंस, ठीक है, व्हिच आर बीइंग टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल टेकिंग और गिविंग अ लोन, ठीक है, ठीक है, तो इट इज नोन एज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो आप टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या लिख देंगे, ये सारी कंडीशंस जो लोन लेते समय कंसीडर की जाती है, इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है, एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइजेस व्हाट इज कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है, ये आपने डिफाइन कर दिया। अब ये तो एक ही नंबर का हुआ सर, 4 नंबर, तो 4 नंबर में क्या होगा कि अब हर टॉपिक को क्या करो, एक्सप्लेन ईच टॉपिक, ठीक है, ईच पॉइंट जो है, तो उसमें इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कोलेटरल क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या है, मोड ऑफ रीपेमेंट क्या होता है, ठीक है, तो वो डोकोमो इंटरनेट वाली कहानी ध्यान रखना, और उससे बन जाएगा आपका। कैसे बनेगा, तो अब यहां पे आप लिखना चालू करेंगे एक एक पॉइंट को अच्छे से, तो एक एक पॉइंट को आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब मैं आपको पॉइंटर्स दे रहा हूं, तो आप क्या लिखेंगे, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट इंक्लूड्स द इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट इज द रेट विच द बोरोवर, ठीक है, विच द बोरोवर हैव टू पे टू द लेंडर अलोंग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब क्या है, मूलधन दोगे ही दोगे, आपने 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था, तो 1 लाख रुपए वापस लौटाना, 1 लाख रुपए के ऊपर जो ब्याज लगाया जाएगा, तो वो इंटरेस्ट रेट होता है। समझ में आया, ये आपने एक्सप्लेन कर दिया। फिर क्या है, कोलेटरल भी होता है, तो कोलेटरल को आप एक्सप्लेन कर दो कि कोलेटरल इज एन एसेट दैट इज ओन्ड बाय द बोरोवर, ठीक है, उसमें लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक, डिपॉजिट विद बैंक, कुछ भी हो सकता है, एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू द लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। जब तक लोन रिपे नहीं करेंगे, वो कोलेटरल कौन रखता है, जो कह सकते हैं लेंडर है, ठीक है, जो जो लोन दे रहा है, बोरोवर का असेट है ये कोलेटरल। फिर क्या है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड में आप क्या लिख सकते हो, तो अब इसको एक्सप्लेन कर दो, तो अंडर द टर्म्स ऑफ कंडीशन, मतलब देखो यहां सिर्फ पेपर वर्क लिखा है, आप एक्सप्लेन कैसे करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। तो अंडर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है, देयर is some paperwork on which it is being in which it is being decided that what is going to be the interest rate, what collateral is going to be kept, ठीक है, for how much period the loan is being lended। तो इस तरह से ये सारा सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो पेपर वर्क में हो जाता है, ठीक है। तो आपने पेपर वर्क को एक्सप्लेन कर दिया। फिर क्या है, मोड ऑफ रीपेमेंट, तो मोड ऑफ रीपेमेंट में आप सिंपल सा लिख देंगे कि मोड ऑफ रीपेमेंट में क्या आ जाएगा कि मोड ऑफ रीपेमेंट अंडर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट कंसिस्ट that how the amount will be repaid, इंस्टॉलमेंट में लोन रीपे किया जाएगा, लमसम में दे देंगे, कैश में देंगे, गोल्ड में देंगे, प्रॉपर्टी में देंगे, जैसे भी। तो आपने क्या किया, इस क्वेश्चन को समझा, उस क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग बिना घबराए क्वेश्चन को डील किया प्रॉपर्ली। समझ में आई मेरी बात? तो आपको यही चीज यहां पे बहुत प्रिसाइजली समझना है और लिख के भी आना है पेपर में। देखो पेपर में क्या होता है ना, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि अभी क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है, ठीक है, मार्च में हम तो हमारी पूरी तैयारी कर लेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल आपका पेपर, फॉर एग्जांपल कि 28 अप्रैल को आपका पेपर आया। अब क्या होगा ना कि 27 तारीख की रात तक हर बच्चा एक लेवल पे आ जाएगा। हर बच्चा एक लेवल पे कैसे आ जाएगा, मतलब कहानी सबको पता होगी, कहानी हर एक बच्चे को ऐसी पता होगी कि हाँ इस चैप्टर में ये हुआ था, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में हुआ था, स्वप्ना के साथ ये हुआ था, सलीम के साथ ये हुआ था, सबको कहानी सब कुछ पता रहेगी। लेकिन किसी के नंबर पूरे आते हैं, किसी के नंबर पूरे नहीं आते हैं। कारण क्या है पता है
क्योंकि कोई उस कहानी को बेहतरीन तरह से एक्सप्रेस करके आ पाता है और कोई उस कहानी में ही उलझ जाता है कि क्या लिखूं। डिफरेंस कहां आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है आंसर राइटिंग पे, प्रैक्टिस पे। तो वही वाली चीज है कि साल के खत्म होते होते आप सभी लोगों को कहानी सब कुछ पता रहती है कि किस चैप्टर में क्या हुआ है, ठीक है। हेवी ड्राइवर्स आर ऑलवेज देयर, ठीक है, एक्सेप्शन होते हैं जो पूछ रहे होते हैं कि अच्छा चैप्टर कौन कौन से है, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हम। बाकी इन जनरल जो थोड़ा सा भी सीरियस है पढ़ाई को लेकर, उसे ये पता रहता है कि चैप्टर में कहां क्या है। लेकिन डिफरेंस कहां आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है किसने कितना लिखा, किसने कितनी प्रैक्टिस करी, किसने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, किसने किस तरह से कंसेप्ट्स को समझा, ठीक है। तो इसके लिए आंसर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इसीलिए आपसे एक्सरसाइज करवा रहा हूं। जैसे अभी क्वेश्चन आया तो इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की गहराई को समझो, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, किस तरह से पैटर्न में जाएगा, एक बार आंसर लिख के देखो, ठीक है। तो वो अप्रोच अपने कह सकते हैं अपने टाइम टेबल में, अपनी स्टडिंग हैबिट्स में आपको इंक्लूड करना होगी, ठीक है। और वो मैं नहीं कर सकता, वो आपको ही करना पड़ेगी। समझ में आया? आपके हिस्से की मेहनत अगर मुझे करने को मिल जाती है और आपको नंबर मिल जाते तो मैं कर लेता, लाओ, लेकिन अल्टीमेटली जो आपके हिस्से की वो आपके हिस्से की आपको करना पड़ेगी। समझ में आई मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, अब एक क्वेश्चन ये आ गया, देखो। तो मैंने बेसिकली क्वेश्चंस ऐसे उठाए हैं कि कोई भी टॉपिक चैप्टर का ना छूटे, तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पता चलते चले जाएंगे। तो क्रेडिट इज वेरी एसेंशियल इन इकोनॉमी। व्हाट आर द डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बोरोवर्स? ये बहुत इन जनरल क्वेश्चन है, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं ना, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये उस टाइप का क्वेश्चन हो गया कि क्रेडिट बहुत एसेंशियल इकोनॉमी में, हाँ हमें पता है, ठीक है। फिर क्या है, क्वेश्चन यहां से चालू हो रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट्स, ठीक है, फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बोरोवर्स। तो जो वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स वाला टॉपिक है ना, वहां से ये सवाल उठ के आया है, वहां से ये सवाल उठ के आया है। तो इस सवाल को देखते हैं और समझते हैं हम। तो व्हाट आर द डिफरेंट अरेंजमेंट्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बोरोवर, ठीक है। तो डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट्स की अगर हम बात करें तो डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट में सबसे पहली चीज क्या आएगी? सबसे पहली चीज जैसे अगर आप देखेंगे तो मनी लेंडर से लिया जाता है। अब आप ऐसे लिख के जाओगे क्या मनी लेंडर से क्रेडिट लिया जा रहा है? नहीं, तो आप वहां लिख देंगे कि मनी लेंडर से क्रेडिट लिया जाता है, जो कि एक इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है, जहां पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। एग्जांपल जैसे श्यामल वगैरह के जो कुछ कुछ एग्जांपल हैं, तो अगर वो ध्यान आते हैं तो लिख सकते हो, नहीं तो आप सिंपल क्या करो कि मनी लेंडर से क्रेडिट लिया जाता है, आपने एक लिख दिया। मनी लेंडर के बाद में फिर क्या होता है, फिर जैसे अगर आप देखेंगे तो मनी लेंडर के अलावा जो बैंक्स होती हैं, तो बैंक्स भी एक सोर्स ऑफ क्रेडिट हो जाती है। लेकिन बैंक जो होता है, तो इसको आप एक्सप्लेन कर दो कि बैंक जो होता है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है, लेकिन हर इंसान बैंक से लोन ले नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वहां पे कोलेटरल डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें लगती है। बैंक के बाद में कोऑपरेटिव का एक एग्जांपल लिख सकते हो, एक फ्रेंड्स का लिख सकते हो, एक रिलेटिव्स का लिख सकते हो। तो ये एक तरह का ओपन एंडेड क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर करवा रहा हूं, उसके लिए इंटेंशनली क्वेश्चन डाला है कि जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि क्या लिखूं मैं, ठीक है। तो वहां पे इस तरह के वैल्यू बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो रहेंगे, तो इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग मांगता है क्वेश्चन, ये नहीं मांगता कि आप बुक की लाइनें लिख के आओ। समझ रहे हो? तो हर सेट ऑफ क्वेश्चन को एक ही चश्मे से हर क्वेश्चन को देखा नहीं जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू रिस्पॉन्ड थ्रू योर आंसर। गेटिंग द आइडिया? फाइन। तो यहां पे जैसे लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स, लोन फ्रॉम ट्रेडर्स, तो आप मनी लेंडर में आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हो क्या कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट में ही में आस्क हाई इंटरेस्ट रेट। ट्रेडर्स की अगर बात करें तो जैसे ट्रेडर्स के एग्जांपल में बताया गया, when the borrowers are taking loan from the traders, if the borrower is a farmer, he or she may be forced to sell his or her grains to the same trader only। तो ये टर्म्स ऑफ कंडीशन का पार्ट हो सकता है। बैंक में लिख दो क्या कि इंटरेस्ट रेट कम होगा लेकिन कोलेटरल वगैरह मांग लेते हैं। लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर से जो लोन मांगा जाता है तो एम्प्लॉयर क्या करता है, उसके चलते वर्किंग कंडीशंस को टफ कर देता है। कोऑपरेटिव से लोन लिया जा सकता है जब किसी के पास कोलेटरल ना हो, बैंक से लोन मिलता नहीं है, तो वो लोग कोऑपरेटिव्स बनाते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या किया, इस तरह से आपने क्वेश्चन को समझा। क्वेश्चन को समझने के बाद में क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपने आंसर लिख दिए। बनेगा आंसर ये वाला? बनना चाहिए। तो अल्टीमेटली अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू प्रोवाइड यू अ वीडियो, इट इज अ टाइप ऑफ वर्कशॉप जहां पे आप सीखो। समझ में आया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको चैप्टर रिवाइज करवा दे रहा हूं, बता दे रहा हूं किस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ बनेगा, ठीक। अगली चीज, which government body supervises the functioning of formal sources of loans in India? Explain its functionings। ठीक है, फंक्शनिंग को एक्सप्लेन करो। अब देखो फिर क्वेश्चन देखो क्या है, दो पार्ट में है, मतलब ये एक एक्सरसाइज होना चाहिए क्या कि आप जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे ना डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, तो आप सीधे आंसर लिखने मत कूदना, पहले क्वेश्चन पढ़ना, 4 बार क्वेश्चन पढ़ना। क्या पढ़ना? विच गवर्नमेंट बॉडी सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन इन इंडिया। ठीक है, ये बस खत्म, एक काम हो गया। एक्सप्लेन इट्स फंक्शनिंग, आगे वाला पता होगा तो पीछे वाला बनेगा हमसे। ठीक है, तो एक पार्ट ये कह रहा है कि कौन सी गवर्नमेंट बॉडी है। अभी एक शब्द में आंसर दिया जा सकता है, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का आगे वाला पार्ट 1 नंबर की कीमत लेके चल रहा है अपने पास में। ठीक है, 1 नंबर की कीमत लेके चल रहा है, तो आप सिंपल लिख देंगे क्या, विच ऑर्गेनाइजेशन, तो आरबीआई लिख दिया आपने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब एक्सप्लेन इट्स फंक्शनिंग, तो फंक्शनिंग में क्या है, फंक्शनिंग अब जरूरी नहीं कि यहां जो लिखी हो इसमें से ही लिखी जाए फंक्शनिंग।
फंक्शनिंग आप बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट से उठा सकते हो। जैसे क्या है, फंक्शनिंग का एक पार्ट क्या हो जाएगा कि आरबीआई की एक फंक्शनिंग जो है, आरबीआई की एक फंक्शनिंग ये होती है कि आरबीआई जो है वो क्या करता है, आरबीआई जो है वो करेंसी वगैरह इशू करता है, ठीक है, करेंसी वगैरह इशू करता है, रेगुलेट करता है, ये सारी चीजें, करेंसी को ऑथोराइज करता है, करेंसी को ऑथोराइज करता है, ठीक है, करेंसी को ऑथोराइज करता है। फिर क्या करता है आरबीआई, इंटरेस्ट रेट तय करता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट तय करता है कि किस इंटरेस्ट रेट पे किसको कितना लोन दिया जाना चाहिए। ये हो गया, करेंसी को ऑथोराइज करता है, इंटरेस्ट रेट तय करता है आरबीआई। उसके बाद में आप जैसे आगे देखोगे तो आरबीआई और भी क्या काम करता है, आरबीआई ये करता है कि लोन्स जो है सभी को मिले, ठीक है, लोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, लोन डिस्ट्रीब्यूशन, लोन का डिस्ट्रीब्यूशन देखता है। तो अब क्या हो गया, आपने एक नंबर में पहले पार्ट को दे दिया और ऐसे 4-5 पॉइंट में आपने एक्सप्लेन कर दिया। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद में लोन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर उसके बाद में क्या है, एक तरह से पीरियोडिक जो है, ठीक है, पीरियोडिक सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, पीरियोडिक सबमिशन ऑफ रिपोर्ट आपको कहां देखने को मिलेगी, आरबीआई, सारे बैंक्स जो है तो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू पीरियोडिकली सबमिट देयर रिपोर्ट्स, ठीक है, टू आरबीआई। तो इस तरह से आरबीआई मॉनिटरिंग का काम करता है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन समझने के बाद में आपने अकॉर्डिंगली क्या किया, आंसर अटेम्प्ट किया। समझ में आया? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आंसर पता है नहीं पता उससे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्लियर हुआ? चलो, तो वही आपका आंसर यहां बन जाएगा कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपने लिख दिया, इट मॉनिटर्स द बैंक, इंश्योर्स दैट लोन इज गिवन टू ऑल, करेंसी वगैरह रेगुलेट करता है, मतलब मैं आपको बहुत सारे पॉइंट दे सकता हूं, ठीक है, करेंसी वगैरह प्रिंट करता है, डिसाइड्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट की किस इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, कितना इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज करेंगे, किस इंटरेस्ट रेट पे लोन लेंड होगा, ठीक। तो ये फंक्शनिंग है आरबीआई की। पीरियोडिकली बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू आरबीआई वेदर दे आर गिविंग द लोन्स जस्ट टू द पुअर्स और टू द रिच, ठीक है, मतलब किस तरह के कैटेगरी के, किस तरह के ग्रुप्स को आरबीआई जो है लोन दे रहा नहीं दे रहा, ये सारी चीजें समझ में आया। तो ये आरबीआई का क्या होता है, फंक्शन होता है, ये आरबीआई का फंक्शन होता है। तो गवर्नमेंट, विच गवर्नमेंट बॉडी सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन इन इंडिया, एक्सप्लेन इट्स फंक्शनिंग। तो आप ये आंसर बनेगा आपसे, सिंपल है, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम, ठीक है। अगला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एक्सप्लेन देयर फंक्शनिंग एंड कंट्रीब्यूशन इन इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। अगेन क्वेश्चन आपके सामने है, मैं आंसर बताऊं उससे पहले आपके मन में आपको जवाब देना होगा कि हाँ सर बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो चैप्टर पढ़ लो, और अगर पढ़ लिया तो आंसर बनना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन समझो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप को सिंपल समझा दो, 1 नंबर 2 नंबर के हिसाब से समझा दो आप, ठीक है। आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप को समझा दिया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं। तो टिपिकली 15 से 20 मेंबर्स के एक छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, विच कम टुगेदर एंड पूल देयर सेविंग्स टू क्रिएट अ फंड, ठीक है, एक फंड बनाते हैं और उस फंड से वो अपनी खुद की मदद करते हैं, उस फंड से वो लोन ले सकते हैं बैंक से। फंड से कैसे लोन लेंगे? तो दिखती बात है, बैंक को दिखाएंगे देखो वी आर रेगुलर, हमारे पास कोलेटरल नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हो, तो आप लोन दो, हम आपको चुका देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक्सप्लेन कर देना, समझ में आया, सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक्सप्लेन कर देना। और उसके बाद में आगे क्या लिखना रहेगा, एक्सप्लेन देयर फंक्शनिंग एंड कंट्रीब्यूशन इन इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। सेल्फ हेल्प ग्रुप की फंक्शनिंग को बताइए कि वो किस तरह से पॉवर्टी के इरेडिकेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझना हाँ क्वेश्चन की गहराई को। तो आप क्या लिख सकते हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी में। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो क्या करता है, लो इंटरेस्ट रेट पे क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, लोन प्रोवाइड कर देता है। लो इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करने के साथ साथ में क्या होता है कि जो मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, मेंबर्स जो रहते हैं, तो मेंबर्स इन द एब्सेंस ऑफ कोलेटरल, मेंबर्स जो इन द एब्सेंस ऑफ कोलेटरल दे कैन अवेल लोन, ठीक है, अवेल लोन एंड gets free from the clutches of informal sector। समझ में आ रहा है? कुछ खिचड़ी टाइप तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ राइटिंग ऑन दी बोर्ड्स, ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत कम लिखता हूं मैं। क्लियर हुआ? तो यहां पे जैसे अगर हम देखें, यहां पे क्या कहानी बताई जा रही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या आपने बता दिया, फंक्शनिंग एंड कंट्रीब्यूशन इन द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो फंक्शनिंग भी आप बता सकते हैं, फंक्शनिंग पूछा उन्होंने, तो फंक्शनिंग में क्या होता है कि 15 से 20 मेंबर जो रहते हैं ये क्या करते हैं एक साथ, क्योंकि एक दूसरे को जानने वाले रहते हैं, वो साथ में आके अपना
मतलब फंड जो है उससे पूल करते हैं, पूल करने के बाद में क्या होता है कि वो जो फंड इकट्ठा करते हैं तो उससे वो अपने मेंबर्स की मदद कर लेते हैं। फंक्शनिंग बता दो एक पॉइंट में। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी में आप बता दो, लो इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है जो मेंबर्स हैं, तो मेंबर्स को बिना कोलेटरल के लोन मिल जाता है, जिससे क्या है मेंबर्स इनफॉर्मल सेक्टर में फंसने से बच जाते हैं। विमेन वाला पार्ट लिख सकते हो क्या कि मेंबर्स का एम्पावरमेंट होता है, स्पेसिफिकली विमेन। तो विमेन क्या करती हैं इकोनॉमिकली, आप कह सकते हो कि इकोनॉमिकली तो वो सफिशिएंट हो रही है, इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं उनका एम्पावरमेंट हो रहा है, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो क्या है, न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, इन सारे मुद्दों पे बात कर सके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले टॉपिक को अच्छी तरह से समझा सकते हो। क्वेश्चन बेसिकली क्या पूछ रहा है आपसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के फंक्शनिंग एडवांटेजेस, और एडवांटेजेस में ये आ जाएगा उसका कि वो पॉवर्टी खत्म कर रहा है, तो कैसे कर रहा है ये बताना रहेगा, सिंपल। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ 15 to 20 members who come together to pool their savings and can use this fund for themselves, ठीक है। और ये कैसे मदद करेगा, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन एट लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है, लो इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाते हैं तो पॉवर्टी खत्म हो रही है। कोलेटरल की जरूरत नहीं होती तो वो इनफॉर्मल सेक्टर में जाने से बच जाते हैं। एम्पावरमेंट होता है मेंबर का, स्पेसिफिकली विमेन का, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रूरल पुअर, क्योंकि रूरल पुअर जो है दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, इनटू द डेब्ट ट्रैप, ठीक है। डेब्ट ट्रैप में जैसे आप देखोगे तो रूरल पुअर रहते हैं, रूरल पुअर जो रहते हैं उनके साथ समस्या रहती है, उन्हें लोन नहीं मिलता, उनके पास कोलेटरल नहीं होता, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, तो वहां पे रूरल पुअर की मदद के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक कह सकते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं तो उनके लिए क्या बन जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्रेडिट बन जाते हैं, सिंपल, ठीक है। अब ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। तो इस तरह से देखो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कहीं से भी है। अगेन वीडियो खत्म हो रहा है, मैं आपको यहां पे बता रहा हूं चीजें क्या कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आपको जितने क्वेश्चन, खैर ये जितने क्वेश्चन डिस्कस किए ना इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करवा दिया, एक बार रिवीजन हो गया, हुआ ना रिवीजन। तो एक बार अगर स्नैप रिकैप किया जाए तो ऐसा भी कर सकते हैं हम कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया कहां से, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात करी। तो मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे रोल प्ले करता है, क्योंकि मनी है तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार्टर एक्सचेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मॉडर्न ट्रांजैक्शन जो है आप देखते हैं मनी के बेसिस पे होता है। फिर आप अगर देखेंगे तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में क्या आ जाएगा, तो करेंसी आ जाएंगे, डिपॉजिट विद बैंक आ जाएंगे। करेंसी क्या है, करेंसी को क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इट इज बीइंग ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। करेंसी को एक्सेप्ट करने के बाद में जैसे अगर आप आगे बढ़ोगे और तो आपको यह समझ में आएगा कि जो डिपॉजिट्स विद बैंक है वो भी एक तरह का मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, जो कि क्या है, हमारी डिमांड डिपॉजिट्स होती है, फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, जो हम अपने पैसों को बैंक के पास रखते हैं और बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं व्हेन ऑन आवर डिमांड डिपॉजिट्स हो गया। डिमांड डिपॉजिट एक इंटरेस्टिंग फैसिलिटी ऑफर करते हैं। चेक क्या है, एक पेपर है जो इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को कि अगर मेरा बैंक अकाउंट है तो मेरे बैंक अकाउंट से किसी को पैसे निकाल कर देना है, तो वो सारी चीजें। अब ये बैंक इतने पैसे का रख के करता क्या है, विजय माल्या को दे देता है, विजय माल्या लेके भाग जाता है, नहीं, ठीक है। बैंक जो है यहाँ पे क्या करता है, बैंक लोन एक्टिविटीज को कैरी आउट करता है, जिससे बैंक क्या करता है, इकोनॉमी में डेवलपमेंटल प्रोसेस को कैरी आउट करवाता है और साथ ही साथ एक अपनी खुद के लिए इनकम जनरेट करता है। जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट देता है, जो बोरोवर्स होता है उन्हें जो पैसे की जरूरत रहती है क्रेडिट की वो उन्हें प्रोवाइड करता है। तो लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक हमने पूरा समझा, जिसमें डिपॉजिटर्स डिपॉजिट देयर मनी, बोरोवर्स बोरो द मनी, डिपॉजिटर्स आर बीइंग पेड द इंटरेस्ट एंड बोरोवर्स आर बीइंग चार्ज्ड द इंटरेस्ट, एंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट चार्ज एंड द इंटरेस्ट पेड इज द इनकम ऑफ बैंक, सिंपल, ठीक है। बैंक की इनकम की बात हो गई। फिर उसके बाद में आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो बैंक मतलब जो क्रेडिट है बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन क्रेडिट अलग अलग सिचुएशंस लेके आता है अपने साथ में। कैसे, तो क्रेडिट की सिचुएशंस बात करें तो जैसे सलीम के केस में देखा कि वहां फ्रूटफुल साबित होता है। स्वप्ना के केस में डेब्ट ट्रैप में फंस जाती है स्वप्ना। मतलब डेब्ट ट्रैप क्या है, एक ऐसी सिचुएशन जहां से रिकवरी डिफिकल्ट हो जाती है। तो रिस्क इन्वॉल्व एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रेडिट और लोन। तो आप क्रेडिट और लोन की जब बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट पे। टर्म्स ऑफ क्रेडिट सिचुएशन टू सिचुएशन, बोरोवर और लेंडर्स के बीच में एग्रीमेंट पे वेरी कर सकती है। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है, तो उसमें वो सारी सिचुएशन जहां पे जिन सिचुएशंस के अंदर लोन लेने या देने की बात तय की जाती है, तो विच इंक्लूड्स मोड ऑफ रिपेमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, कोलेटरल, इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीजें, पेपर वर्क जो होता है, ये सब कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंदर आता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट हो गया। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बाद में जैसे आगे बढ़ते हैं तो अब आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा कि लोग कहां से क्रेडिट लेते हैं। तो मनी लेंडर से लगा के, बैंक से लगा के, कोऑपरेटिव से लगा के, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, अलग अलग सोर्सेज होते हैं। अलग अलग सोर्सेज के अपने एडवांटेजेस है, अपने डिसएडवांटेजेस है। कहीं कोलेटरल नहीं लगता है तो वहां टर्म्स ऑफ क्रेडिट में इंटरेस्ट रेट या फिर जो क्रेडिट की सिचुएशन होती है वो हार्श हो सकती है। कहीं कोलेटरल रखता है तो वहां पे इंटरेस्ट रेट कम होता है, जैसे बैंक,
ठीक है, ये सब कुछ हो गया। अब अगर हम बात करें फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि एक फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है जो बैंक वगैरह होता है जिसे रेगुलेट किया जाता है, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है जिसे रेगुलेट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के बारे में बताया गया। फॉर्मल सोर्स को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। आरबीआई कैसे काम करता है? तो आरबीआई ये ऐसे काम करता है जो हमने देखा। ठीक है, उसके बाद में इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की जब बात करते हैं तो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में समस्याएं हैं। ठीक है, और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में समस्या ये है कि वहां पे जो मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं बोरोवर्स को। यहीं पे एक सवाल बनता है कि वाई, ठीक है, यहीं पे एक सवाल बनता है और इस सवाल को आपको क्या करना होगा? सभी को लिखना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में लिखता हूं कि वाई, ठीक है, वाई चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज एसेंशियल, लिखो सभी लोग, मुंह नहीं देखना है। ठीक है, एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट। एक अच्छा क्वेश्चन है, मुझे ध्यान आ गया अचानक से, जो इंक्लूड नहीं किया था और ये आ सकता है। फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है, ओहो, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। फाइन, 3 मार्क्स में क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन है। आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ यू विल, ठीक है, इफ यू विल राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लिखना, ठीक है, खुद से चेक करना, हम आगे आने वाली क्लासेस में और डिस्कस करेंगे फिर से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। हम जो बात कर रहे थे आपसे क्या, कि हाँ फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की बात होगी। उसके बाद में हम क्या देखते हैं? हु गेट्स व्हाट। तो अधिकतर जो पुअर हाउस होल्ड रहता है, तो पुअर हाउस होल्ड कहां से क्रेडिट लेता है? पुअर हाउस होल्ड जो रहता है तो वो कहां से क्रेडिट लेता है? पुअर हाउस होल्ड क्रेडिट लेता है इनफॉर्मल सोर्सेज से, और जो रिच हाउस होल्ड रहता है वो फॉर्मल सोर्सेज से क्रेडिट रहता है। और इसी के चलते क्या होता है कि इट इज वेरी एसेंशियल कि चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट जो है, ठीक है, वो मतलब चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट कहां से आ सकता है? फॉर्मल सोर्सेज से। तो इट इज वेरी एसेंशियल कि फॉर्मल सोर्सेज जो है अपनी लेंडिंग को रूरल एरियाज में बढ़ाए जहां पे आज भी लोग इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंडेंट है। ये सारा सब कुछ हो गया। लास्ट में जो टॉपिक आता है आपको, वो आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला। सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला ये जो टॉपिक है, इसमें आपको बहुत अच्छी तरह से क्या बताया गया है? सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले टॉपिक में बताया गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं। तो जहां पे लोकल मेंबर्स जो होते हैं, 15 से 20 मेंबर एक साथ आते हैं, वो अपना फंड जो एक साथ पूल करते हैं और उस फंड से वो क्या करते हैं? अपनी क्रेडिट रिक्वायरमेंट जो होती है उसे क्या करते हैं? मीट आउट करते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस हैं, इसकी फंक्शनिंग क्या है वो भी हमने डिस्कस किया। फंक्शनिंग ऐसी है कि वो क्या करते हैं? अब वो जो फंड पूल करते हैं उससे उसे कोलेटरल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, सोशल इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं अपने विमेन, मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे विमेन वगैरह के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं तो विमेन इश्यूज वगैरह को भी हाईलाइट करती हैं। तो दिस वाज द होल स्टोरी अबाउट मनी एंड क्रेडिट। मैं उम्मीद करता हूं आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा था, और जिस तरह से मैंने स्नैप रिकैप करवाया तो आप सारी चीजें रिकॉल कर पा रहे थे। जितने क्वेश्चंस हमने यहां डिस्कस करे वो क्वेश्चंस भी आपसे बने होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, एंड आई होप कि ये फ्रूटफुल रहा। 2-3 क्वेश्चन दिए मैंने, होमवर्क क्वेश्चन ईमानदारी से करना। अब जैसे हमारी जो सीरीज चल रही है उस पैटर्न में मैं आपको बताते चलता हूं कि चैप्टर पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, एक बार रिवीजन भी हो गया। ठीक है, रिवीजन और करेंगे हम एग्जाम टाइम पीरियड में। बाकी अब अगर आपके कोई डाउट है ना, तो ये सारे डाउट्स जो रहेंगे, जिस दिन आप ये वीडियो देखते हैं उसी दिन आपको क्या मिल जाता है? डाउट सॉल्विंग क्लास मिल जाती है। तो डाउट सॉल्विंग क्लास जो होती है एब्सोल्युटली फ्री होती है, स्पेशल क्लास होती है। अनअकैडमी ऐप आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, दिगराज सर को ढूंढना है और दिगराज सर के नाम से ही आपको क्लास में एंट्री लेना है। तो यूज द कोड DIGRAJ दिगराज, ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं? अनअकैडमी ऐप के अंदर इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। जैसे 9 मार्च में डाउट सॉल्व करेंगे मनी एंड क्रेडिट का, 8:30 शार्प मिलेंगे ऐप पर स्पेशल क्लास में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब कुछ मेरी बात सुन लो, क्या है, जितने क्वेश्चन आपने करे, ठीक है, कितने क्वेश्चन थे आए, मतलब मुझे कोई नंबर ध्यान नहीं है कितने क्वेश्चन थे, कितने आपसे बने, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपसे बने, मतलब कितने क्वेश्चन आपको ऐसा लगा कि हाँ ये बन सकते हैं मुझसे, अच्छे क्वेश्चन थे। कैसा रहा सेशन, क्योंकि पहला था, तो आपके फीडबैक बहुत ज्यादा मायने रखेंगे। ठीक है, तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि क्या ओवरऑल आपका मतलब फीडबैक रहा। इसी पैटर्न से और भी चैप्टर्स उठा लें, या फिर आप कुछ चेंज चाह रहे हैं, कुछ नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, ये जो PDF है मैंने आपको बता दिया है, यही ऐप पर आपको मिल जाएगा, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो आप। सिर्फ आपको क्या करना होता है? ऐप डाउनलोड करना होता है। ठीक, तो दिस वाज ऑल अबाउट मनी एंड क्रेडिट। आई होप यू एंजॉयड इट। कैसा रहा सेशन? प्लीज डू गिव मी दी फीडबैक्स, ताकि हम उस हिसाब से आगे वाले सेशंस को और कंप्लीट करें। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।